तुम अभी तक जाग रही हो? वो स्टडी रूम से वापस रूम में आया तो परी को अब तक जागते पाया था। वो तकरीबन 2 घंटे तक अखराज के पास बैठा बातें करता रहा था और इससे पहले घर आकर अखराज राशि की अच्छी खासी जंग हुई थी। जंग की वजह वो क्यूट सा बच्चा था जिसके बाप के साथ अखराज की दोस्ती नहीं थी। आज तो इसने आशी से वादा कर लिया था कि जिस इंसान का क्यूट सा बच्चा होगा वो इसके बाप से दोस्ती कर लेगा ताकि आशी को मौका मिल सके इसके बच्चे से प्यार करने का। इन दोनों की लड़ाई पर अरताश और परी हंस हंस कर पागल हो रहे थे। फिर आशी को नींद आने लगी तो वो अपने कमरे में चली गई थी जबकि परी ऊपर अपने रूम में आ गई थी। वो तकरीबन 1-1.5 घंटे तक वापस आया था। इसे अब तक जागते पाकर अरताश को हैरत हुई थी। मैं इस बच्चे के बारे में सोच रही थी, वो बच्चा सच में बहुत क्यूट था। तो इसे देखते हुए बोली थी तो अरताश मुस्कुरा दिया था क्योंकि क्या बात है, इस बच्चे की मेरी भाभी के साथ साथ मेरी बीवी भी इस बच्चे से काफ़ी इम्प्रेस हो गई है। लेकिन मुझे यकीन है तुम मेरे साथ लड़ोगी नहीं। यकीनन वो बच्चा बहुत बहुत प्यारा, बहुत मासूम था। लेकिन मैं सच में इसके बाप को बिल्कुल भी नहीं जानता। बस ये पता है कि वो अखराज के साथ साथ काम करता है, इसलिए अखराज ने इससे बात नहीं की थी क्योंकि वो अपने झूठ को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। वो आशी को सच नहीं बताना चाहता। इसे डर था कि कहीं सदाम आर्मी का जिक्र न छेड़ दे, इसीलिए वो जल्दी से सदाम से बात खत्म करते हुए वहां से निकल गया था। लेकिन अरताश ये तो गलत है ना, अखराज भाई कब तक ये राज छुपा कर रखेंगे? अब इन्हें बता देना चाहिए। आशी बाद में भी इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। पर ये अखराज डर रहा है। तुम नहीं जानती, आशी के आर्मी वालों से नफरत की मानो कोई इंतहा नहीं है। वो आर्मी वालों से इतनी बदगुमान है कि वो चाहकर भी इसे कुछ नहीं बता पा रहा। इसकी मोहब्बत इसे ऐसा करने से रोक रही है, वरना वह कब का इसे सच बता चुका होता। और मसला ये है कि इस मामले में मैं भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये मसला इसे खुद ही हल करना होगा। अल्लाह पाक इनके लिए बेहतरी करे। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। वो इसे देखते हुए बोली तो अरताश हल्का सा मुस्कुराया था। फिर अगले ही लम्हे इसका बाजू पकड़कर इसे खींचकर अपने करीब कर लिया। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि अब इस बच्चे का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपने माँ बाप का है, लेकिन हम अपनी कोशिश पर गौर करते हैं। जी नहीं, मुझे सख्त नींद आ रही है। इसके इरादे बदलते देखकर वो फौरन बोली थी, ऐसी की तैसी तुम्हारी नींद की। इस बच्चे के बारे में सोचते हुए पिछले 2 घंटे से जाग रही थी। अब ऐसे ही एक बच्चे की ख्वाहिश में कर रहा हूँ तो तुम्हें नींद आ रही है। वो इसके पेट पर गुदगुदी करते हुए बोला तो वो खिलखिलाकर हंसती इसकी बाहों में आ समाई थी। वो कितना प्यारा था। अरताश मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। वो इसे खुद पर सायाफकन होते देखकर जैसे अपनी कैफियत बयान करने लगी थी। अब यूं मत कहो यार, वो इन हस्बैंड वाइफ की इकलौती औलाद है, वरना तुम्हारी खातिर में से चुराने की कोशिश जरूर करता। अरताश बोला तो परी खिलखिलाकर हंसती थी। उफ अल्लाह अरताश, अगर ऐसा मुमकिन हो तो यकीन करें मैं इस बच्ची को चोरी करके ले आऊं और हमेशा के लिए इसे छुपा कर रख लूं। वो एक दफा फिर से इस बच्चे की मासूम चेहरे को याद करने लगी थी। ना जाने क्या वजह थी कि वो इसका चेहरा इसकी आंखों से हटने को तैयार ही नहीं था। दुआ करो कि अल्लाह पाक हमें भी बिल्कुल वैसा ही बच्चा दे। हम इससे बहुत प्यार करेंगे और हम भी इसका नाम मूसा ही रखेंगे। वो परी की बातों में पूरी तरह से हिस्सा ले रहा था, लेकिन वो बच्चा वो भी भुला नहीं सका था। एक छोटी सी मुलाकात, इसका नन्हा सा हाथ अरताश को अब तक अपने हाथों में महसूस हो रहा था। हाँ अरताश, बिल्कुल, हम भी अपने बच्चे का नाम मूसा ही रखेंगे। परिविश ने इसके हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन इससे पहले बच्चे को लाने का प्रोसेस भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। वो उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोला तो परिविश ने इसे घूर कर देखा था। मैं इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ और आपको रोमांस सूझ रहा है। वो उसके गर्म लबों का लम्स अपनी गर्दन पर बिखरते महसूस कर रही थी। मैं इन बातों को अमली सूरत इख्तियार करते हुए देखना चाहता हूँ मेरी जान। इसके लबों पर लब रखते वो अपना कहा सच करने लगा था, जबकि परिविश ने खामोशी से अपना आप इसके हवाले कर दिया था। भारत, आपको नींद नहीं आ रही क्या? इसकी आंख खुली तो भारत को खिड़की पर खड़े देखा था। सैनी, तुम्हें लगता है मैं यादिया कसूर से ज्यादा दीवाना हो गया हूँ? ऐसे तो नहीं चल सकता ना, ऐसे तो मसला बन जाएगा। यार मेरा दिल कर रहा है इसे उठाने का। क्या ये फीलिंग्स ऐसी ही होती हैं? क्या मेरी फीलिंग्स थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं? वो वापस इसके पास आकर बैठते हुए बोला था, बिल्कुल भी नहीं, ये फीलिंग्स ऐसी ही होती हैं। और फिर हमारी अद्दू है भी तो इतनी प्यारी ना। अब इस पर प्यार नहीं आएगा तो फिर किस पर आएगा? अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है इससे मिलने का तो ऐसा करें, आप रिदा के रूम में चले जाएं और अम्मी को इनके कमरे में भेज दें। अब तो काफ़ी सारा टाइम हो गया है, फजर होने वाली है। अब वो इसे मुफ्त मशवरा दे रही थी। सैनी, क्या तुम्हारे लिए मेरा होना बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता? मैं नोट कर रहा हूँ, तुम बात बात पर मुझे रिदा के पास जाने के लिए कह रही हो। ठीक है, इसने मेरी बेटी को जन्म दिया है, वो मेरी बच्ची को इस दुनिया में लेकर आई है, मेरी खुशी की वजह बनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसकी गलतियों को माफ़ कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, अगर रिदा सब कुछ नहीं करती तो आज ये बच्ची तुम्हारी कोख से जन्म लेती। अगर वो मेरी बेटी को इस दुनिया में लेकर आई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी पुरानी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। मेरे लिए आज भी वो औरत कोई अहमियत नहीं रखती। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं ऐसा करूं। हालांकि इस औरत का कोई कमाल नहीं है, मैं मानता हूं इसे तकलीफ सही है,
मेरी बेटी के लिए, मेरी बच्ची को दुनिया में लेकर आई है, लेकिन मेरी ये औलाद मेरे नसीब में मेरे खुदा ने लिखी है। रिदा के करतूत जिस दिन तुम्हें पता चल जाएंगे ना, इस दिन सारी हमदर्दी का बुखार निकल जाएगा तुम्हारे अंदर से। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर तुमने मुझे ये कहा ना कि मैं जाकर रिदा के पास रहूं, तो इसी के पास चला जाऊंगा, कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। वैसे भी तुम्हें तो हमदर्दी का बुखार चढ़ा ही है, तो इसी के साथ सेटलमेंट कर लेता हूँ। इतनी भी बुरी नहीं है। अब तो मेरी बेटी को दुनिया में लेकर आई है, तो मुझे भी अच्छी ही लग रही है। वारद वो आंखें फैलाई से देखने लगी थी। वो तो जरूरत से ज्यादा ही सीरियस हो गया था। क्या वारद, अब क्यों आंखें निकाल रही हो? तुम तो चाहती ही यही हो ना कि मैं इसके पास जाकर रहूं, तो इसी के पास जाकर रहता हूँ, तुम्हारे पास आता ही नहीं। तुम्हारी हमदर्दी किसी के तो काम आएगी ना। वैसे भी अब तो मेरी बेटी भी वहीं पे है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हाँ, बस मैं कह रही थी कि आपको रिदा के साथ थोड़ी नरम हो जाए। ये नहीं कहा था कि मुझे छोड़कर इसके पास चले जाएं। इसके अंदर की जज्बाती बीवी ने आहर का सर उठा ही लिया था। इरादे तो तुम्हारे यही लग रहे हैं बेगम कि मुझे प्लेट में सजाकर रिदा के हवाले कर दो। मुझे मेरी बेटी से मतलब है, इस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो औरत मेरी जिंदगी में तब आई जब मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को मना रहा था, बल्कि मना चुका था। मैंने सब हकीकत बताई थी तुम्हारे बारे में। तुम एक गंदी जगह पर रहती हो, लेकिन तुम एक गंदी औरत नहीं हो। सब लोगों ने मेरी बात पर यकीन किया था जब ये रिदा ने मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करते हुए सबको बताया कि तुम्हारा तलक कोठे से है। मेरी मोहब्बत को मेरे सामने जलील किया गया। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला गया, और तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछालने वालों में सबसे आगे रिदा ही थी। मुझे वो अल्फाज नहीं भूलते जो मेरी मोहब्बत की तौहीन के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस लड़की को मेरे निकाह में भेजा गया, मुझे इमोशनली रिश्तों में उलझाया गया। मेरी दादी जो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, मुझे रिश्तों का वास्ता देने लगी, मेरे पैर पकड़ने लगी कि मैं रिदा से निकाह कर लूं। मैंने रिदा से निकाह से पहले इसे कहा था कि मैं इसे कुछ भी नहीं दे सकूंगा, कुछ भी नहीं। इसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी से इनकार कर देगी, लेकिन निकाह वाले दिन वो बदल गई और मेरे निकाह में आकर कहती है, देखो वारद शाह, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को हरा दिया। वो लड़की मेरे निकाह में आने की खुशी नहीं मना रही थी। इस दिन मैं इसके साथ अपना रिश्ता मुकम्मल करने गया था, ये सोचकर कि अब जो भी है, रिदा मेरी बीवी है। इस दिन इस औरत ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। मुझे ये कहा था कि वारिस शाह शहजादों के नसीब में शहजादियां होती हैं, तवाइफें नहीं। देखो, तुम्हारी तवाइफ को तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। इस दिन मैंने कसम खाई थी कि हर कीमत पर तुम्हें अपने निकाह में शामिल करके इस औरत को इसकी औकात याद दिलाऊंगा। अरे वो औरत जो मेरे सामने रिश्ता बनाने के लिए मेरे सामने शर्तें रख रही थी, मुझे तुम्हारी कसम दे रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस खानदान में हिस्सा चाहती थी, इस जायदाद में अपना नाम चाहती थी। और तुम कहती हो कि मेरी मोहब्बत के काबिल है। इसे वारिस शाह कभी नहीं चाहेगा। इसे वारिस शाह के नाम की जायदाद चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है रिदा का मूड ऑफ क्यों है? वो इतनी उदास क्यों है? बेटी की खुशी क्यों नहीं मना रही? क्योंकि वो तकलीफ से गुजर कर आई है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में होने वाली चेंजिंग को महसूस नहीं कर पाई है ना। बेवकूफ हो तुम ज़ेनी। वो औरत शोक मना रही है मेरी बेटी की पैदाइश का। वो औरत मेरी बेटी की पैदाइश पर दुख मना रही है कि इसे जायदाद का हिस्सा नहीं मिला। अरे मैं अपने नाम की सारी जायदाद अपनी बेटी का सदका उतार कर इसके हवाले कर देता, बस वो एक दफा कहती कि इसे मेरी बेटी की पैदाइश की खुशी हुई है। इस खानदान का वारिस न सही, लेकिन वारिस शाह के दिल की ख्वाहिश पूरी की है इसने। वो दुनिया मांगे मैं लाकर इसके कदमों में रख दूं। वो एक दफा खुशी का इजहार तो करे कि मेरी बेटी ने इसे माँ के रुतबे पर फाइज किया है, इसके पैरों में जन्नत रखी है। लेकिन नहीं, वो तो दुख मना रही है। मनाती रहे दुख, मैं सिर्फ इसे एक हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ। अगर एक हफ्ते के अंदर इसने मेरी बेटी के साथ नॉर्मल माँ जैसा सलूक न किया, तो एक माँ से अपनी बच्ची छीनने पर मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। और बेहतर होगा कि तुम ये लेन देन सिर्फ चीजों तक ही रखो, मुझे इस खाते में ना डालो, क्योंकि अगर मुझे इसके हवाले किया ना, तो फिर सारी जिंदगी ढूंढती रह जाओगी। मुझे इसके अंदाज में वार्निंग थी जब दूर कहीं से अजानों की आवाज आई थी। चाह रहा हूं मैं फजर की नमाज अदा करने के लिए देर से वापस आऊंगा। अल्लाह ने तोहफा दिया है मुझे मेरी बेटी की सूरत में। अल्लाह के साथ मुलाकात लंबी होगी। उठो, नमाज अदा करो, और ज़्यादा देवी बनने की जरूरत नहीं है। वो अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से निकल गया था। इसकी जाए नमाज सामने मेज पर रखी हुई थी। इसका मतलब था कि वो फजर से पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर चुका था, और वो मुलाकात भी काफी लंबी थी खुदा से। जीनत इसकी बातों पर गौर करते हुए उठकर वुसू करने लगी थी। वालिद के इरादे तो इंतहाई खतरनाक थे। रिदा का जिक्र भी इसके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा करने वाला था। वो तो बस ये चाहती थी कि वालिद रिदा के साथ ठीक हो जाए। इस वक्त वो जिस तरह की कंडीशन में है, इसे शोहर की जरूरत है। लेकिन वालिद की बातों से तो ऐसा लगता था जैसे रिदा अपना सबसे बड़ा सहारा पहले ही खो चुकी है। शायद जीनत अब इसकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं कर सकती थी। वो अपना दिल बड़ा करने को तैयार थी, लेकिन शायद रिदा की गलतियां ही इतनी थी कि अब वालिद के दिल में इसके लिए कोई कहीं गुंजाइश नहीं हो सकती थी। आराम से मेरा बच्चा, आराम से। इतनी ज्यादा वोमिटिंग क्यों होने लगी है? वह इसके लब्बों को तौलिए से साफ करता इसे अपने सहारे वापस रूम में लेकर आया था। आसिर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वोमिटिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर 3 दफा आ चुकी थी और यही कहा था कि ये नेचुरल है, जबकि शकीला का कहना था कि मछली की बदबू इसे चढ़ गई है, जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है। अब जो भी था, लेकिन आसिर वोमिटिंग कर करके थक चुकी थी। सारी रात उल्टी ने इसका बेड़ा कर करके रख दिया था। ना वो खुद सोई थी और ना ही शाबिर को सोने दिया था।
बस मेरा बच्चा और नहीं होगी। इसका चेहरा साफ करते हुए शाबिर ने यकीन से कहा था, जब वो अचानक से पीछे करती वापस वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। शाबिर भी अपने अल्फाज पर शर्मिंदा होता इसके पीछे आया था। आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, इसने हमेशा वाला जुमला दोहराया था। मछलियां तो इस घर में रखी हुई हैं कच्ची, और गलती मेरी है, हद नहीं हो गई। वो हल्की आवाज में बड़बड़ाया तो असीर ने घूरकर इसे देखा था। मछलियां पकड़ने वाला एक आदमी रोज सुबह इन्हें ताजी मछलियां देकर जाता था, खाने के लिए नहीं बल्कि शाबिर को इसकी बदबू सुंघाने के लिए। नहीं, आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कोई भी छिछोरी हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। हालांकि मैं कोई छिछोरी हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हें उल्टे सीधे काम करने से रोक रहा था। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि गलती मेरी है तो सारी गलती मेरी ही है। मैं ये इल्जाम खुद पर लेने के लिए तैयार हूँ। वो एक ही सांस में बोलता चला गया था। जिस तरह वो घूर रही थी, इसका बस चलता तो कोई चीज उठाकर शाबिर के सर पर दे मारती। डॉक्टर ने कहा था कि प्रेगनेंसी में असीर के मूड्स बदलते रहेंगे, लेकिन इसके मूड तो अभी से ही स्विंग होने लगे थे। कभी अच्छी खासी बातचीत चल रही होती, अचानक इसका मूड बदल जाता। कभी वो इसके साथ प्यार बड़ी मीठी मीठी हरकतें कर रहा होता तो इसको गुस्सा आ जाता। वो बिला वजह ही लड़ने लगती थी। और डॉक्टर के मुताबिक ये हार्मोन्स की चेंजिंग थी जो इसके अंदर हो रही थी। लेकिन अब तो हार्मोन्स ने बेड़ाकर करके रख दिया था। इसकी उल्टियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पानी भी पी लेती तो वो भी उल्टी की सूरत बाहर निकलता। अब तो शाबिर को मजीद परेशानी होने लगी थी। आज वो इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं थी शाबिर के पास। इसकी बीवी अच्छी खासी तकलीफ में थी। इसका मासूम सा चेहरा भी जर्द पड़ने लगा था। वो तो हरगिज इस पर रिस्क लेने को तैयार ही नहीं था। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, वो हर थोड़ी देर के बाद मनमनाती, आंखों में आंसू ले आती। जब शाबिर ने इसे थाम कर अपने साथ लगा लिया था। यह सब कुछ इसी की वजह से तो हुआ था, और वो इस बात को कबूल भी करता था। जबकि इसके साथ लगे यासी थोड़ा बेहतर महसूस करती नींद में उतर गई थी। वो सारी रात एक लम्हे के लिए भी ना सोई थी। सोया तो शाबिर भी नहीं था, लेकिन इसके लिए इसका चांद ज्यादा अहमियत रखता था। इसे नरमी से अपनी बाहों में उठाते वो नीचे ले आया था। इसका इरादा इसे अस्पताल लेकर जाने का था। शक्ल गुम कर यहाँ से अपनी, जहर लग रहा है तुम मुझे। रात को इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे मैं तुझे जानता ही नहीं, और अब बड़ा प्यार आ रहा है तुझे मुझ पर। अखराज ने सुबह सवेरे ही ऑफिस में आते इसे गले से लगाया था, जिस पर वो फौरन इसे खुद से अलग कर गया था। यार सदामे, इस तरह से मत कर, नाराज मत हो यार, मैं बड़े मसले में था, तुझे नहीं पता। मेरी बस जान निकलते निकलते रह गई कल रात जब तू अचानक मेरे सामने आया। ओ भाई, बच्चों की तरह रो क्यों रहा है? आर्मी में है तू, ऐसा भी क्या हो गया कि तेरी जान निकलते निकलते रह गई? सदाम ने परेशानी से इसे देखकर पूछा था। इसने अब तक कभी अखराज को इतना परेशान नहीं देखा था, और फिर कल रात भी इसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मेरी बीवी नहीं जानती कि मैं आर्मी में हूँ, और ना ही मैं इसे बताना चाहता हूँ। कल रात को अचानक से सामने आया तो मुझे लगा कि ये ना हो कि तू आर्मी का जिक्र छेड़ दे और मेरी बीवी को पता चल जाए कि मैं आर्मी में हूँ। वो आर्मी वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अहमद याद है ना अपना, जो फाइबर के हमले में शहीद हुआ था? वो इसे कुछ याद करवाने लगा था, जिस पर सदाम ने हाँ में सर हिलाया था। वो तो यार था ना, यार भी कभी बुलाए जाते हैं। सदाम अहमद को याद करते हुए मुस्कुराया था। इसकी बहन है मेरी बीवी, और आर्मी वालों को शदीद पसंद नहीं कर और आर्मी वालों से शदीद नफरत करती है, क्योंकि इसकी सारी फैमिली आर्मी में शहीद हो गई है। आर्मी को लेकर थोड़ी बदजन है। आर्मी वालों को अपने आसपास भी पसंद नहीं करती, बल्कि आर्मी का जिक्र छेड़ देना ही समझ लो शेर की कचार में हाथ डालने के बराबर है। वो इसे तफसील से बता रहा था। अल्लाह, ये तो बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ। ऐसे तेरा गुजारा कैसे होगा भाभी के साथ? अगर भाभी को पता चल गया तो? वैसे इनका आर्मी वालों को नापसंद करना कुछ समझ नहीं आया। अहमद की तो पूरी फैमिली ही आर्मी से है। इनके खानदान के काफी सारे लोग आर्मी में शहीद हुए हैं। इसे तो फख्र करना चाहिए कि वो शोहदा के खानदान में से है। ये चीज तो इसके लिए फख्र का बायस होनी चाहिए। वह परेशानी से इसे देखते हुए पूछने लगा था। इसे सच में ये सुनकर झटका ही तो लगा था कि आर्मी के खानदान से बिलोंग करती एक लड़की आर्मी वालों को पसंद नहीं करती। यार, इसकी पूरी फैमिली आर्मी में शहीद हो गई। इसके रिश्ते, इसका बाप, इसका भाई, दादा, सब लोग, इसे लगता है कि आर्मी ने इसे सब कुछ छीन लिया है। वो हमारी तरह नहीं सोचती, इसकी सोच अलग है। बस इसीलिए मैं ओके ठीक है, समझ गया मैं तेरी बात को। कल रात को तेरी गलती माफ कर दी मैंने, लेकिन बेहतर होगा कि जल्द से जल्द भाभी को बता दे कि तू आर्मी में है, वरना यार डरा मत, मुझे पहले ही डरा हुआ हूँ। खैर, अपना काका उठाकर शराफत से अपनी वाइफ के साथ रात को मेरे घर पर आ जाना। तेरे लिए दावत है, काका लाजमी लेकर आना, वरना मेरी बीवी ने मुझे कत्ल कर देना है। तेरे मूसा की वजह से रात को जंग हुई है, तुझसे ठीक से बात नहीं की, जिसकी वजह से मैं मूसा से नहीं कर सकी। हाय भाभी, मेरे बेटे की फैन बन गई है। मेरा चैंपियन है भी तो शहजादा। लेकर आऊंगा अपने चैंपियन को, क्या याद करेगा तू भी? वो आंख दबाकर बोला तो अखराज ने इसके हाथ पर मुक्का मारा था। चल ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। वैसे भी अगले एक हफ्ते तक तो मेरी शक्ल नहीं देखेगा। मिशन पर जा रहा हूँ, कामयाब होकर कब पार्टी करवाऊंगा। वो उठ गया था, जबकि अखराज भी इसके साथ ही उठा अपने काम के लिए निकला था। फुप्पो शद के अपनी अदू के
फुप्पो प्यार करेगी अपनी अदू को। वो बार बार इसको चूम रही थी, जबकि नींद में जाती रीता बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई थी कि यार काका इसे उठाकर बाहर ही ले जाओ ना, मैं सोना चाहती हूँ, मुझे सुकून की सांस नहीं लेने दे रहे हो तुम लोग। पहले 9 महीने इसकी वजह से ठीक से नींद नहीं ले सकी, अब ये आ गई है दुनिया में तो तुम लोगों संभालो इसे, मुझे सुकून की सांस लेने दो। वो चिहासी बेजार होकर बोली तो काका खिलखिलाकर हंसी थी। फिलहाल इसकी चिड़चिड़ाहट को सब लोग वक्ती समझ रहे थे। डिलीवरी के बाद लंबी नींद लेना या फिर तबीयत में बेजारी महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। अक्सर लेडीज को ऐसा होता था, इसलिए माँ बेगम ने यही कहा था कि रीता को तंग न किया जाए। इसे सिर्फ तब ही तंग किया जाए जब आदिया को दूध पिलाना हो, वरना बाकी सब लोग तो आदिया को छोड़ ही नहीं रहे थे। वो इसे दूध पिलाकर फारूक हुई तो काका इसके साथ खेलने लगी थी, जबकि इसकी बातें भी इसे इरिटेट कर रही थी। एक तो इसका बेटा ना होना इसे तकलीफ में मुब्तला कर गया था, जबकि दूसरी तरफ बेटी को जोर से ज्यादा ही अहमियत मिल रही थी। हर कोई इसे पलकों पर बिठा रहा था और ये सब कुछ रीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब कुछ तो इसके बेटे के लिए होना चाहिए था। बेटे के नाम पर वो जल्द ही जायदाद में वारिस से अपने बेटे का हिस्सा मांग लेती, इसके नाम पर अच्छी खासी जायदाद आ जाती, वो सुकून से अपनी जिंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करती। लेकिन इसकी बेटी हो गई थी। कितना यकीन था इसे कि इसका बेटा ही होगा। 9 महीने तक इसकी सोच में सिर्फ और सिर्फ बेटा सवार था, लेकिन अब बेटा ना होना इसे बुरी तरह से चिड़चिड़ाहट में मुब्तला कर गया था। भाभी मैं इसको लेकर बाहर जाऊं, भाभी मैं इसको बाहर तो ले जाऊं, लेकिन अम्मा बेगम ने बोला है इसको उठाकर चलना नहीं, तुम गिरा दोगी। अम्मा बेगम गुस्सा करती हैं, डांटती भी हैं और उन्होंने तो मुझे मारा भी है। वो अफसोस से बोली थी। अभी थोड़ी देर पहले जबरदस्ती आदिया को उठाने पर इसे कमर पर अच्छी खासी चमाट लगाई गई थी। नूरम इसे उठाकर ले जाओ प्लीज, इसने दरवाजे से बाहर नूरम को देखकर कहा था। जब से इसकी डिलीवरी हुई थी इसे नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वैसे तो आखिरी महीने में इसे बहुत कहा गया था कि वह नीचे वाले कमरे में रहे, लेकिन वो वारिस के कमरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन अपनी हालत के पेश नजर वो नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी। यार आप लोग मेरे साथ बेईमानी करते हो, ये सिर्फ मुझसे 4 महीने बड़ी है, मुझे नहीं उठाने देते, इसको दे देते हो। नूरम के अंदर आने पर काका बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। एक तो मर मर कर इसने अपना हुजरा छोड़कर बाहर कदम रखा था और यहाँ जिसके लिए वो बाहर आई थी से वो मिल ही नहीं रही थी। काका तुम रीता भाभी को सोने दो, बाहर आओ, मैं इसे तुम्हारी गोद में रखती हूँ। नूरम ने इसकी शक्ल देखकर तरस खाते हुए आहिस्ता से बच्ची उठाई थी। इसे खुद भी पता नहीं था वो बच्चे उठा सकती है। काका फौरन उठकर इसके पीछे भागते हुए रूम से बाहर निकलती सोफे पर आती उल्टी पुल्टी मारकर बैठ गई थी, जबकि नूरम ने आहिस्ता से इसकी गोद में आदिया को रखा था। नूरम मेरे कपड़े निकालो, मुझे पंचायत में जाना है। इसे अपने पीछे से अचानक बजम की आवाज सुनाई थी, तो वो उछलकर पीछे हटती थी। इसकी आवाज ने एक लम्हे के लिए इस पर कमकमी सी तारी कर दी थी। इसके इस तरह से कांपने पर काका ने हैरत से इसकी तरफ देखा था, जबकि इसकी यूं डरकर पीछे हटने पर बजम एक लम्हे के लिए परेशान होता इसका बाजू थाम गया था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? इसने बेहद नरमी से पूछा, तो वो फौरन ही अपना हाथ छुड़वाकर रूम की तरफ चली गई थी। अक्का इसको क्या हो गया है, ये अचानक इस तरह से डर क्यों गई, जैसे कोई जिन आ गया हो? काका ने परेशानी से पूछा था। नूरम की शादी पंचायत के फैसले से पजम से हो गई थी, वो लोग इसको कबूल भी कर चुके थे। शादी के बाद नूरम बहुत ज्यादा बीमार भी हो गई थी, इस चीज को भी वो लोग कबूल कर चुके थे, लेकिन नूरम का हर वक्त बजम से चुप चुप कर रहना इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। जिन नहीं, काका नामी चुड़ैल देख ली थी अपनी आंखों के सामने। और तुम अपनी अद्दू को प्यार करो, नायरा को लेने के लिए मुमरिश किया हुआ है। अगर इसका पेपर नहीं होता तो वो हरगिज नहीं जाने वाली थी। आज तो तुम्हारे हाथ अद्दू बिल्कुल भी नहीं आती, तुम्हारे पास इसे प्यार करने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा है। इसने काका का ध्यान अद्दू की तरफ दिलाया था। आज नायरा नहीं थी, इसलिए वो सुबह से ही इसके साथ चिपकी हुई थी। यहाँ तक कि जब रीता इसको दूध पिला रही थी तब भी रीता के साथ चिपक कर बैठी थी, और अब तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी के पास थी। आज तो रूहा भी सुबह से किचन में लगी हुई थी, इसकी माँ को भी सुकून नहीं आया था। आज वो रूहा के पीछे लग गई थी। देखो लड़की, बहुत हो गई शादी के नए नवेले दिन, अब माशाल्लाह से तुम्हारी शादी को काफी वक्त हो गया है। अब घर की जिम्मेदारियां संभालो, तुम इस घर की बहू हो। नूरम को भी कोई आजादी नहीं मिलेगी, वो भी आपसे अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी। वो घर की बड़ी बहू है और तुम बड़ी से छोटी बहू, तुम्हारी तरफ से किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मत सोचना कि अगर मजावर की माँ नहीं है तो तुम्हारी कोई सास नहीं है, तुम्हारी सास तो मैं बनूंगी। आमना बेगम का लहजा बड़ा तीखा था। जी मुझे कोई एतराज नहीं, आप बन जाए मेरी सास, आपका बेटा भी मेरे लिए किसी सास से कम साबित नहीं हुआ है। बताइए क्या करूं मैं? रूहा का अंदाज हल्का फुल्का था, वो किसी से भी बिगाड़ना नहीं चाहती थी और सभी लोग इसके साथ काफी अच्छे थे, तो वो क्यों किसी के साथ बेफजूल में पंगा लेती? पंगे करने के लिए इसका शोहर ही काफी था और बीवी ज्यादा मच करने की जरूरत नहीं है। हम घर से भागी हुई लड़कियों को औकात में रखना जानते हैं। आमना बेगम ने इसके चेहरे की शोखी देखते हुए से ताना मारा, तो वो गहरा सांस लेकर रह गई थी। अच्छा, तो आप मुझे मेरी औकात में रखने का इरादा रखती हैं? जरूर, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि मैं शाविशा की बहन हूँ। नापतोल में मेरा मुकाबला कोई नहीं है। दिल बहुत बड़ा है मेरा, सामने वाला मुझ पर जो चीज देता है मैं इसे दुगनी देती हूँ। वो सीने पर हाथ बांधते हुए इसी अंदाज में बोली थी कि आमना बेगम को पर लग गए थे। तू मुझसे जबान लड़ाएगी तेरी तो? उन्होंने गुस्से से चमचा उठाकर इसको मारने के लिए आगे किया, तो अगले ही लम्हे वो छुरी उठाकर उनके सामने कर गई थी। लगता है मेरी बात आपको समझ में नहीं आई चाची जान। मैंने कहा कि जो मुझे जो देता है मैं बदले में इसको डबल देती हूँ। जो मुझ पर हाथ उठाएगा, इसका हाथ ना काट दिया तो शाविशा की बहन ना कहिएगा। इस खानदान का खून हूँ। अगर औकात याद दिलाना आप जानती है तो मैं भी औकात याद दिलाने में PhD करके बैठी हुई हूँ। इज्जत दें, बदले में आपको भी इज्जत मिलेगी। वो छुरी इनके चमचे के साथ बचाती इनके हाथ से चमचा छुड़ा गई थी। क्या हो रहा है यहाँ अंदर? लगता है आज रूहा पहली रसोई बना रही है।
माँ बेगम अंदर दाखिल होती मुस्कुराकर बोली तो वो नरमी से मुस्कुराई थी। हाँ भाभी, कोशिश कर रही है ये। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। बेटा ये तुम चावल साफ करो, खीर बनाओगी। उन्होंने अपनी मुंतशिर सांसों को काबू करते हुए नरमी से कहा था। वो दिलकशी से मुस्कुराई थी। मुझे चावल चुनना नहीं आता, कभी नहीं चुने, लेकिन सीख लूंगी। आज आप कर देंगी चाची, नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस मैं करूंगी। मैं तब तक ये काजू काटती हूँ। इसने मुस्कुराते हुए चावल की थाल आमना बेगम के हाथ में पकड़ाई थी, जिस पर वो मुस्कुराती अंदाज इंतहाई नकली था, लेकिन रूहा को फर्क नहीं पड़ता था। इसकी बातों ने आमना बेगम के दिमाग पर अच्छा खासा असर दिखाया था, और इतना ही काफी था। मेरी अद्दू की छोटी छोटी हाथ हैं, पुप्पो बहुत सारी चूड़ियां पहनाएगी, यहाँ इन छोटे छोटे लिप्स पे लिपस्टिक लगाएगी, इन वेरी वेरी प्रिटी शी आईज में काजल लगाएगी। अद्दू मोर रेड कलर की प्यारी सी फ्रॉक पहनेगी पुप्पो, पहनाए अद्दू को रेड कलर की बहुत प्यारी सी फ्रॉक पहनाएगी पुप्पो, और फिर अद्दू और पुप्पो शेम शेम लगेंगी, ट्यूनिंग करेंगी अद्दू और पुप्पो। फिर पुप्पो अद्दू को बहुत सारा प्यार करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। वह इसके दोनों गालों को चूमते से तफसील से बता रही थी, जिन जबकि अद्दू दोनों आंखें कभी खोलती कभी बंद कर लेती। इसकी नींद भी अजीब थी, हर थोड़ी देर के बाद सो जाती थी। माँ बेगम ने हुक्म जारी किया था कि वो सिर्फ तब ही अपनी चक चक इसके सामने कर जब वो जाग रही हो। इसके सोते हुए इसे बिल्कुल भी मुहातब न किया जाए। बाकी गोद में लेकर बैठने का शौक है तो बैठी रहो, मुझे एतराज नहीं, लेकिन अगर अद्दू की नींद खराब हुई और वो रोई तो तुम्हारी खैर नहीं। इनकी बातों ने इसे हल्का सा घबराहट में मुबतला कर दिया था, और इसके बाद रिलैक्स होकर उसको अपनी गोद में लेकर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद अद्दू फिर से जाग गई थी, तो इसकी चक चक फिर से शुरू हो गई। जबकि यरमान अपने कमरे से निकला था, रात को न जाने वो कहाँ चला गया था। इसकी वापसी फजर के बाद हुई थी। माँ ने कहा अद्दू। इसे अपने सामने देखते ही वो एक्साइटेड होकर कुछ बोलने ही लगी थी, जब इसे कुछ याद आया, और फिर अगले ही लम्हे चेहरे पर उदासी छाई थी। वो चेहरा झुकाकर वापस से अद्दू की तरफ मुतवज्जो हो गई। इसके अंदाज में यरमान ने एक्साइटमेंट महसूस की थी, शायद वो इसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बदलने वाले रिश्ता बहुत कुछ बदल गया था। अब यरमान इसका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा था, जिसे वह कभी भी कुछ भी कह सकती थी। मान चलेगा लेकिन साथ में आका नहीं चलेगा। कोशिश करो तुम भाई का, तुम झुल्ला लगाए बिना भी मुझे पुकार सकती हो। वो इसके बिल्कुल साथ आकर बैठा तो वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हटने लगी थी। डर भी था कि कहीं अद्दू इसके हाथ से गिर ना जाए, और फिर जिस अंदाज में वो अद्दू को लेकर बैठी थी वो उठ भी नहीं सकती थी। मुझे लगता है अद्दू अभी बहुत छोटी सी पुप्पो की तरह बहुत शरारती होगी। वो बेहद नरमी से अपने हाथ से इसकी नन्ही बड़ी की नाजुक रुई जैसे गालों को महसूस करने लगा, जबकि इसकी खुशबू काका को अपने हवासों पर छाती महसूस हुई थी। अगर अद्दू की पुप्पो की इजाजत हो तो क्या मैं अद्दू को थोड़ी देर के लिए उठा सकता हूँ? इसने इसकी जानब देखते हुए सवाल किया, जिसका फिर से कोई जवाब न मिला था। अगर वो पहली वाली काका होती तो अब तक लड़ मरने को तैयार हो जाती, लेकिन बच्चे को अपनी गोद से न उठाने देती। ख्वाहिश, क्या मैं इसे उठा लूँ? इसने बेहद नरमी से दूसरी दफा सवाल किया था। इसने कोई भी जवाब न दिया। इसके दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी, न जाने क्यों से रोना आ रहा था। इनका रिश्ता बदलना वो क्यों हजम नहीं कर पा रही थी, इसे क्यों बुरा लग रहा था। हालांकि वो कजन्स थे, इनका रिश्ता बदल सकता था। इसके माँ बाप ने इसके लिए बेहतरीन फैसला किया था, लेकिन वो क्यों इस फैसले को कबूल नहीं कर पा रही थी। हवाइश तुम रो रही हो? हवाइश तुम रो रही हो मेरी जान? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं नहीं उठा रहा इसे। तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या हो गया है? वो परेशानी से इसका चेहरा देखते हुए इसका अचानक रोना इसे सचमुच में वो परेशानी से इसका चेहरा देखने लगा। इसका अचानक रोना इसे सचमुच में समझ में नहीं आया था। वो इतनी जज्बाती तो कभी भी नहीं रही थी। ख्वाहिश, यार क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? इस तरह से तुम मुझे परेशान कर रही हो। यार इसे बुरी तरह से रोते पाकर वो सचमुच में बौखला गया था। इसने आहिस्ता से थमकर अपने साथ लगाया था। उसके कंधे पर सरकती फूट फूट कर रोने लगी थी। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू। वो उसके कंधे पर सर रखे बेतहाशा रोती हुई बोल रही थी, जबकि उसका सर थपकता प्यार से इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। वो इस तरह से रोएगी इसने कभी सोचा भी नहीं था। ख्वाहिश मेरी जान, प्लीज चुप कर जाओ यार, इस तरह से मत रो। तुम क्यों रो रही हो? इस तरह हुआ क्या है? मैं मानता हूँ तुम हमारे निकाह को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, लेकिन इस तरह से रोना मसले का हल तो नहीं है ना। हम आराम से एक दूसरे से बात भी तो कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो इसके सीने पर नाक रगड़ते हुए बोली तो इसकी मासूमाना अंदाज पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। बात भी नहीं करनी और इस समय सीने से लगकर रोना भी है। ख्वाहिश में हमारा रिश्ता बदल चुका है। अब इस तरह से एक दूसरे के सीने से लग कर बाहर बैठेंगे तो यकीन करो कोई भी हमें अच्छी नजर से नहीं देखेगा। नहीं, मुझे एतराज नहीं है बेशरम बदलिहाज कहलवाने पर, लेकिन तुम्हें एतराज होगा। वो अपनी मुस्कुराहट छिपाता इसे साथ लाने लगा था कि इनका इस तरह से यूं सरेआम गले लगना पूरे घर में इनकी इज्जत का जनाजा निकाल सकता है, और ऐसा ही हुआ था। माँ बेगम किचन से निकलती इन दोनों को देख चुकी थी। यरमान, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? उन्होंने इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो ना पाकर काफी सख्त लहजा इख्तियार किया था। वो तो शुक्र था कि बाहर वही आई थी। अगर कोई मुलाजमा वगैरह देख लेती तो वो जानती थी अमना बेगम अपनी बेटी के हवाले से किसी तरह का हंगामा नहीं करेंगी, लेकिन मुलाजम तो पूरे गांव में से बात फैला देंगे। वो माँ बेगम, दरअसल मैंने जबरदस्ती अद्दू को इसकी गोद से उठा लिया तो ये बहुत बुरे तरीके से रोने लग गई थी। बस मैं इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था कि अब आके ही मैं जा रहा हूँ। माँ बेगम के पीछे खड़ी आमना बेगम को देखकर वो अच्छी खासी शर्मिंदा हो रही थी। आमना, मैं यरमान से बात करूंगी, तुम भी समझाओ काका को, अब रिश्ता बदल चुका है। अगर कोई इन लोगों को इस तरह से साथ देख लेता तो हमें बातें बनती। वो वापस किचन की तरफ मुड़ते हुए आमना बेगम को देखकर कहने लगी थी, भाभी मैं समझाऊंगी, बच्ची है ना,
अब इन बातों को समझती नहीं है। आमना बेगम ने घूर कर काका को देखा था। जो हम हमें शर्मिंदा होती आदिया पे झुक गई थी। तुम इस खटारा गाड़ी पर मुझे लेने के लिए आए हो, हद होती है किसी चीज की। कम से कम कोई स्पीड वाली गाड़ी लेकर आते। तुम जानबूझकर इतनी स्लो ड्राइविंग कर रहे हो ना। वो गुस्से से मसलसल बोले जा रही थी। वो जितना इसे तेज ड्राइव करने के लिए कह रही थी, मोमरश इतना ही कछुए की रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सॉरी डार्लिंग, मैं अपनी बहन से डील करके आया हूँ कि मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊंगा। मैं बिल्कुल गाड़ी तेज ड्राइव नहीं करूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि जब तक मैं घर पहुंचूं मेरी काका को और उर्दू से बहुत सारा प्यार करने का मौका मिलता रहे। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी वो काका की गोद में। काका बता रही थी कि आज सुबह इसकी ड्रेस भी इसने चेंज करवाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और काका सुबह गए थे इसके कपड़े चेंज करवाने के लिए। तो माँ बेगम ने कहा था कि अभी वो बहुत छोटी है, हम नहीं चेंज करवा सकते। उन्होंने काका को कैसे चेंज करने दिए? ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। वो सुबह से ज्यादा ही दुखी हो रही थी। बस यार, होना था जो हो गया। काका ने इसे बड़े प्यारे खूबसूरत कपड़े पहनाए हैं। ब्लू शर्ट ब्लू कलर की थी, मैंने देखी थी। इधर आते हुए वो मजीदी से आग लगाने लगा था। जबकि आदिया के कपड़े तो सुबह से कोई 25 दफा चेंज करवाए गए थे और हर दफा चेंज करवाने वाली आमना बेगम और माँ बेगम ही थी। मैं भी किसी की नहीं सुनूंगी, मैं भी इसे चेंज करवाऊंगी। मैं करवाती हूँ तो कहते हैं तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें आता नहीं है। और इस काका की बच्ची से करवा लिया, इसको बड़ा आता है। हर बात पे कहती है कि वो उसकी सकी फूफो है, मेरा तो दूर पर का रिश्ता है। कहती है मेरा सदा हक बनता है। ये कोई बात हुई? पला बेबी तो हम सब की है ना। काश मेरा आज पेपर ना होता, मैं भी सारा दिन इसको उठाकर बैठी रहती। वो अफसोस से बोल रही थी। वैसे दूर पार वाला रिश्ता तो नहीं है, तुम इसकी सकी चाची हो। तुम ही कजन फूफो बनने का शौक चढ़ा है तो बेचारी काका क्या करे? मेरी बहन इस मामले में बेगुनाह है। मुझे नहीं रखना तुम्हारे वाला रिश्ता। वो मुंह बनाकर बोली तो अमरुष कहका लगाकर हंसा था। अरे यार कोई बात नहीं, नहीं रखना तो ना सही। कल एक शर्त पर मैंने तुम्हें बेबी गोद में रखवाई थी, याद है ना? वो इसे कुछ याद करवाते हुए बोला था। हाँ ठीक है, बना दूंगी खाना पेपर्स के बाद। अब पेपर से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, वो एहसान करते हुए बोली। जबकि वो एहसान करते हुए बोली थी जैसे पिछला खाना बहुत ही आला बनाया था। खाना नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तुम्हारा वो खाना खाने के 1 महीने बाद तक मरीज रहा हूं मैं बिल्कुल भी खुद पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए इस दफा तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी, बल्कि तुम मुझे। वो इसे देखते हुए कुछ कहने ही लगा तो इसने शक्की नजरों से इसे देखा था। इसके लब्बों की तराश में दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। तुम मुझे किस करोगी? मोमरिस की आंखों में आंखें डाले बोला तो नायरा का मुंह खुल गया था। अल्लाह अल्लाह, मुझे पहले ही शक था। तुम एक इंतहाई से छोड़े इंसान हो। तुम मेरे साथ सिर्फ गंदी हरकतें नहीं करते, बल्कि मेरे साथ गंदी बातें भी करते हो और गंदी गंदी डिमांड्स भी करते हो। आज तो मैं पक्का बड़े अब्बा के पास जाऊंगी, इन्हें बताऊंगी कि तुमने मुझसे क्या डिमांड की है और फिर देखना कैसे तुम्हारी फेंटी लगती है। पहले तुमने मेरे साथ वो गंदी हरकत की जो मैंने माफ कर दिया, अब तो तुम सर ही चढ़ते जा रहे हो। तो मेरी ऐसी की तैसी। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती है। वो गुस्से से बस इसे मार देने को तैयार थी। और बीबी जमीन पर वापस आ जाओ, तुमने मेरे साथ डील की हुई है। कल अगर मैं तुम्हें आदिया को ना देता तो बैठकर रोना शुरू कर देती। तुम हालत इतनी पतली हो रही थी तुम्हारी और नखरे कैसे दिखा रही हो मुझे। शर्त रखी थी मैंने और तुम इस शर्त को कबूल किया था। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो आदिया को देखने के लिए भी तरस जाओगी। याद रखना, आदिया का सक्का चाचा हूं मैं। सबको बताऊंगा कि तुम बेईमान हो। तुमने मुझसे वादा करके वादा नहीं निभाया और वैसे भी तुम मनकूहा को मेरी शर्त तफसील से बताते हुए भी मुझे, और तुम मेरी मनकूहा हो, मेरी शर्त को तफसील से बताते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। और बड़े अब्बा के पास जाने का भी शौक पूरा कर लो। जब तुम इन्हें बताओगी ना कि इनका पुत्र अपने जज्बात संभाल नहीं पाता और तुमसे किस तरह की डिमांड कर रहा है तो वो तुम्हें ही उठाकर मेरे रूम में भेज देंगे। ये कहकर कि जितना मर्जी किस कर लो, रूम से बाहर बेहयाई न फैलाओ। वैसे देखते हुए आपकी दफा जैसे मसले की संगीनियत का एहसास दिला रहा था। वो तो बौखलाकर ही रह गई थी। इसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की कोई भी बात करेगा। वो तो सचमुच में इंतहाई से छोड़ा साबित हुआ था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मोमर्श। वो मासूमियत से आंखें पटपटाती तुमसे आप पर आ गई थी। जानू करने पर आऊं तो मैं क्या नहीं कर सकता। अभी तुमने अपने शोहर को समझा ही किया है। वो आंख विंग करता गाड़ी की स्पीड मजीद स्लो कर गया था। ये सफर जो तकरीबन 1.5 घंटे का था, इसे यकीन था 3 घंटे से पहले खत्म नहीं होने वाला। आप तो इतने अच्छे हैं मोमरिश, आपको ऐसी हरकतें सूट नहीं करती। वो दुपट्टे को उंगली में लपेट कर अचानक खोलती तो इसकी वजह से अजीब सी आवाज पैदा होती थी जो मोमरिश को काफी डिस्टर्ब कर रही थी। वो उसके हाथ से दुपट्टा छुड़ा गया था। मैं वो काम करता हूँ जो मेरी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इस काम का भी अपना ही मजा है। हर कहाँ थे हम, किस पे? कोई गाल शाल पर किस नहीं चाहिए मुझे। मैं तुमसे लिप किस मांग रहा हूँ, वो भी पूरे 2 मिनट लॉन्ग। मुझे अपनी डिमांड पर किसी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैं ये डिमांड अपना हक हलाल बीवी के साथ कर रहा हूँ। तो ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और ये गाल पर चुन्नी मुन्नी बच्चों वाली किस मुझे नहीं चाहिए, बल्कि लिप्स किस, वो भी फ्रेंच स्टाइल में चाहता हूँ। इसीलिए मुझे बेकार में शर्म दिलाने की जरूरत नहीं है। बताओ कहाँ किस करो कि कब आऊँ मैं? वो जैसे कोई मीटिंग सेट कर रहा था, जबकि इसके छिछोड़े अंदाज पर नायरा का नन्हा सा दिल कांपने कांपने लगा था। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। इसने एक और कोशिश की थी इज्जत देने की, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। अफसोस बाद में कर लेना। बताओ मेरी डिमांड कब पूरी करोगी?
वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। पेपर्स के बाद इसके बार बार पूछने पर वो अचानक बोली तो इसने सोचने वाले अंदाज में से देखा था। पेपर्स के बाद तुम्हारी तो हफ्ता भर पेपर्स खत्म नहीं होंगे। मैं क्या तुम्हारे किसके लिए बैठा रहूंगा? आपकी मर्जी, में क्या कर सकती हूँ? मैं तो पेपर से पहले कुछ नहीं करना चाहती। मैं अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना चाहती। इसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। अच्छा, फिर तो यकीनन आदिया को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर होता होगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम अपने पेपर में किसी तरह की डिस्टर्बेंस महसूस करो। वो उसकी दुखती रग पर हाथ रख गया था। नहीं, मैं बेबी को तो उठाऊंगी ना, वो तो इतनी छोटी सी है, वो कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करती। वो परेशानी से बोली थी। मेरी किस भी सिर्फ 2 मिनट की है, वो कौन सी परेशानियां पैदा करेगी तुम्हारे लिए? वो उल्टा इस पर शेर हुआ था। माइंड डिवर्ट हो जाता है ना, तुम तो जान का अजाब बन गए हो, पीछे पड़ गए हो। इनकार थोड़ी कर रही हूँ मैं। वो जैसे काट खाने को दौड़ी थी। इनकार करके देख लो बेबी, रात से पहले तुम्हें अपने कमरे में रुखसत ना करवा लिया। तुम अमर शाह नाम नहीं मेरा। इसके अंदाज पर आके से भी इसने ऐसा ही जवाब दिया था। गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? गुस्सा करने से खून की गर्दिश तेज हो जाती है, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहने लगी थी। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं नहीं करता अपने प्यारे से जानू पर गुस्सा। बताओ फिर हल क्या है मसले का? वो रिलैक्स होता फिर से सवाल करने लगा था। मैंने हल बताया ना पेपर्स के बाद। देखो, इसके लिए मेरी एक और शर्त है। काका मुझसे बेबी छीनेगी नहीं, और मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ इसे प्यार कर सकती हूँ, और आप हर 30 मिनट के बाद इसे मेरी गोद में लाकर रखेंगे। वो इसे देखते हुए अपनी शरारत बयान करने लगी। इसे तो कोई नहीं रोकता था। वो कभी भी उठाए, बस इसके और काका पर भी पाबंदियां लगाई जा रही थी। हर 30 मिनट के बाद इसने हैरत से पूछा था। वो लोग जब जब आदिया को उसके हवाले करते, वो आसानी से छोड़ती ही नहीं थी, ना ही किसी को छूने देती थी। अब हर आधे घंटे के बाद अगर वो इसकी गोद में जाएगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? अच्छा ठीक है ना, 1 घंटे के बाद। इसकी हैरत से मुंह बनाने पर इसने अपनी शर्त में कमी की थी। हर 3 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए मैं खुद आदिया को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम खुद को आदिया की चाची कहकर महातब करोगी। जब भी इसे बात करोगी, इसके साथ लाड करोगी, तब तुम इसे बताओगी कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आदिया तो तुम्हारे हाथ से जाएगी ही। बाकी जो तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रही हो, तुम ही पर उल्टी पड़ जाएगी। बस की चलाक दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा था। इसे कोई किस नहीं मिलने वाला था। वो इसे लाड़े लगा रही थी। अल्लाह अल्लाह आप मुझको अल्लाह अल्लाह मैं आपको बेईमान लगती हूँ? मैं आपके साथ कोई डबल गेम क्यों करूंगी? और ठीक है, मैं खुद आदिया की चाची को और खुद को आदिया की चाची कहूंगी, लेकिन कम आवाज में। मुझे शर्म आएगी ना। बस के घूरने पर मासूमियत से बोली थी। मेरी जान, तुम आदिया के कान में भी कहो तो मुझे कोई मसला नहीं। बस तुम 1 हफ्ते के बाद मेरा किस तैयार रखना, और तब तक के लिए सब्र का दामन ना थामते हुए मेरी तरफ से इस मासूम से किसको कबूल करो। वो कहते हुए अचानक ही गाड़ी रोकता, इसके सिर पर झुकता, इसके लब्बू को अपने लब्बू की कैद में ले गया था। जबकि हवेली के बाहर इसकी इस तरह की हरकत पर वो बौखला कर रह गई थी। वो इसके लब्बू पर झुका बेहद नरमी से इसके लब्बू की नरमी को खुद में उतार रहा था। अंदाज में बेतहाशा मोहब्बत थी। वो बेहद नरमी से इसकी सांसों को चुराता, पीछे हटता गाड़ी से निकल गया था। नायरा ने कांपते हाथों से दरवाजे को खोला और भागते हुए हवेली के दरवाजे को क्रॉस कर गई थी। आपको कुछ दिन तक अस्पताल में ही रहना चाहिए था भाई। आपको इस तरह से वापस नहीं आना चाहिए था। अभी आपका जख्म कच्चा है। सियान कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया था, जबकि असीरी से मिलने के लिए वो आज आया था। यार, अस्पताल की स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और फिर कंपनी की तरफ से भी नोटिस आ गया है। मुझे नौकरी दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो इसे देखते हुए बताने लगा था। कोई जरूरत नहीं है दोबारा नौकरी ज्वाइन करने की। अभी तुम्हारी हालत नहीं है, फिलहाल यहीं रहो। मैं खुद बात कर लूंगा तुम्हारी कंपनी के ओनर से। शाविर भी वहीं आकर बैठते हुए कहने लगा था। नहीं शाविर भाई, मैं वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ। ऐसे पड़े पड़े तो मेरी हालत खराब होने लगती है। अपने माँ बाप के लिए भी तो कुछ सोचना है ना। शाविर के साथ इसकी बॉन्डिंग काफी बेहतर हो चुकी थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अपनी तबीयत को भी तो देखो ना। फिलहाल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम्हें इस तरह से भेजा जाए। वो भी बात कर ही रहा था जब अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी। आसी तो चीख कर शाविर के पास हुई थी। फायरिंग काफी दूर से हो रही थी, जैसे किसी पर जानलेवा हमला किया गया है। आसिर को जियान की तरफ करते हुए शाविर ने बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी। इसके घर पर कोई इस तरह से हमला नहीं कर सकता था, जब कि जमीन पर बड़ी एला बुरी तरह से तड़प रही थी। शाविर के सारे गार्ड दरवाजे की तरफ फायरिंग कर रहे थे, जबकि एला की बुरी हालत होती देखकर शाबिर इसके पास आता इसे उठाकर अंदर भागा था। गोली इसके कंधे पर लगी थी और काफी ज्यादा खून बह रहा था। वो बुरी तरह से तड़प रही थी। रेशम एला तड़पते हुए बड़ी मुश्किल से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। इस ऐसी सिचुएशन को बयान करना ना आया तो सिर्फ रेशम का नाम ले गई थी, और ये नाम ही इसे बहुत कुछ समझा गया था। रेशम भाई बहुत बार पुलिस के सहारे यहाँ तक आ चुकी थी शाबिर की हवेली चेक करने के लिए, क्योंकि इसके कोठे की एक लड़की गायब हुई थी। लेकिन शाबिर को मामूली इंसान नहीं था, वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी थी। तो अब इसने एला को जान से मारने की कोशिश की थी। 10 मिनट में अमूल्य आ रही है। अरबाज ने दरवाजे पर से इन्फॉर्म किया था, जबकि शाविन इसके कंधे पर जोर से कपड़ा दबाते हुए इसके खून को रोकने की कोशिश की थी। मुझे यकीन है गोली इस लड़की को ही लगी है, जिंदा नहीं बचेगी, मर जाएगी, और इसे खत्म करना ही हमारा मकसद है। इससे पहले कि वो किसी भी तरह आर्मी के हाथ लग जाए, बेहतर से खत्म कर दिया जाए। मेरे सुनने में आया है कि अखराज शाह का बड़ा भाई अरताज शाह शाविर शाह से गहरी दोस्ती रखता है, और ये एला शाविर शाह के घर पर ही होती है, इसलिए शाविर शाह के घर पर हमला करते हुए इसे कत्ल करवाया है। बस इन लोगों ने अपना काम ठीक से किया और वो लड़की मर जाए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। बाकी लड़कियां वैसे भी बहरी जहाज में महफूज हैं।
जब तक किसी बड़े अफसर की नजर नहीं पड़ती तब तक वो लड़की समुद्र में ही रहेंगी। रेशम भाई का हाथ आदमी से तफसील से बता रहा था, जबकि रेशम भाई अब भी घबराई हुई थी। वो जितना आर्मी वालों से दूर हटने की कोशिश कर रही थी, ये लड़का अखराज शाह इतना ही इसके पीछे आ रहा था। वो अर्ताशा से कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं आर्मी का खौफ था, और कहीं इसका भाई इसके केस में मजीद दिलचस्पी दिखाकर इसका सारा काम तबाह ना कर दे। लेकिन अब पानी हद से आगे बढ़ गया था। सुनने में आया था कि पुलिस खुफिया तरीके से रेशम भाई के अड्डे के आसपास घूमते इसके राज जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि कल रात आने वाले 2 ग्राहक भी पुलिस एहलकार थे। वो जिन लड़कियों के साथ वो रात गुजारने के लिए इन्हें खरीद कर लेकर गए थे, इनसे भी वो गैर महसूस अंदाज में बातें निकलवाने की कोशिश करते रहे थे, जिनमें कामयाब न होते हुए इन्हें सुबह की वक्त वापस छोड़कर चले गए थे। ये सारी बातें रेशम भाई के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी। वो जानती थी वो फंसने वाली है, और बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है। ये सारी खबरें अखराज शाह की तरफ जा रही हैं, तो क्यों न डायरेक्ट इसी से ये पंगा लिया जाए। छोटे मोटे हमले करने से बेहतर है कि सीधा अखराज शाह पर ही हमला करके मछली को पानी से निकालकर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। रेशम भाई किसी गहरी सोच में बोली तो वो आदमी हैरत से देखने लगा था। रेशम भाई की सोच पाना इसके लिए फिलहाल मुमकिन नहीं था। रेशम भाई आर्मी वाला है वो, और आर्मी वाले अपनी कमजोरियां छुपा कर रखते हैं। तुम किस कमजोरी पर हमला करने का सोच रही हो? अरताश भी कोई मामूली नहीं है। बस देखते हुए कहने लगा तो रेशम बाई मुस्कुराई थी। अरताशा मामूली ना सही, लेकिन अखराशा की बीवी सुनने में है बड़ी प्यारी है, और वो अपनी बीवी से मोहब्बत भी बहुत करता है। ये आर्मी वाले अपनी कमजोरियों को 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं, तो 7 पर्दों से निकाल आते हैं इसकी कमजोरी को। वो इसे देखते हुए बोली थी, जबकि इस आदमी ने इसकी सोच को सलाम पेश किया था। नूरम, कपड़े इस्त्री करना आता है तुम्हें? वो उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख रही थी जब बज़म शावर लेकर बाहर निकला था। इसने जवाब नहीं दिया था, सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। तो फिर करो ना इनको ठीक से इस्त्री। इसने सामने पड़े अपने जोड़े को देखते हुए इससे कहा था, और खुद इसने वक्ती ट्रोज़र और टी शर्ट पहन रखी थी। लेकिन ये तो इस्त्री शुदा है, मुलाजमा इस्त्री करके रख कर गई थी। इसने हैरत से देखा था। वो इस्त्री शुदा कपड़ों को दोबारा से इस्त्री क्यों करवाना चाहता था? मुलाजमा जान छुड़वाती है, कोई काम ठीक से नहीं करती। मैं मिराल से भी दोबारा करवाता था। अब जो काम मिराल के थे वो सारे तुमने ही करने हैं, तो ये भी तो तुम्हारा ही काम है ना, इन्हें ठीक से इस्त्री करो। अगर कोई मसला है तो जाकर काका या फिर नायरा को दे दो, वो कर देंगी। इतने दिनों से नायरा ही कर रही थी, लेकिन आज से इसके पेपर शुरू हो गए हैं, तो मैंने इससे कहा कि नहीं, और काका तो आज आदिया में बिजी है। वो जैसे से अपना कोई काम देने के लिए वाज़ेह दे रहा था। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। वो कहकर फौरन ही कमरे से बाहर निकलने लगी थी, जब बरज़म अचानक ही इसका बाजू पकड़ कर इसे अपनी तरफ खींचा था। जब मैं बाहर तुम्हारे पीछे आया था तब डर क्यों गई थी? हाथ क्यों कांप रहे थे तुम्हारे इस वक्त? और मुझसे हाथ क्यों छुड़वाया था तुमने? वो इसका हाथ पकड़े इसे सवाल जवाब कर रहा था, जबकि वो हैरत से देखती अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जो उसके हाथ में कैद थे। वो मैं मुझे आज से इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आज से इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मुझे बुरा लगा। आइंदा ये हरकत मत करना। तुमसे कहीं ज्यादा हक मेरा है, ये तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। मुझे दोबारा ये बात तुम्हें समझानी ना पड़े। जिस तरीके से ये सब कुछ शुरू हुआ वो गलत था। ये सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कबूल करो कि अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। जल्दी से कपड़े प्रेस करके लाओ, मुझे पंचायत जाना है। गांव में एक आदमी ने अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मार पीट कर जला दिया है। बहुत बुरी हालत है, पता नहीं बचेगी या नहीं। इस मामले को हल निकालना है। वो न जाने क्यों उसे तफसील बता रहा था, जबकि वो सिर्फ इसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? क्या लंदन में इस तरह के मामला कभी नजर से नहीं गुजरे? वो न जाने क्यों उसे ये बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। नहीं होता है, वहां भी ऐसा होता है, लेकिन वहां इस तरह के फैसले नहीं होते। ना जाने गुनाहगार लोग कैसे दूसरों की जिंदगी का फैसला करते हैं। मैं कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ। वो जुबान से जैसे बेसाख्ता बात फिसलने पर पछताई थी, जबकि इसका यूं भागकर कमरे से निकलना बज़म के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। यह बात अलग थी कि इसकी पिछली बात ने भी इसे आग लगाने वाला ही काम किया था। वो तकरीबन 10 मिनट में ही कपड़े प्रेस करके वापस आई थी। लाओ, बहुत देर लगाती हो। कपड़े लेता चेंज करने जा चुका था, जबकि नूरम का इरादा कमरे से बाहर जाने का था, जब इसे बज़म की आवाज सुनाई दी थी। मेरी घड़ी और वॉलेट निकाल कर रखो। इसकी आवाज पर वो फौरन ही साइड दराज से इसकी घड़ी और वॉलेट के साथ रखे मेरी घड़ी और वॉलेट निकाल कर रखो। इसकी आवाज पर वो फौरन ही साइड दराज से इसकी घड़ी और वॉलेट के साथ रखे सिगरेट भी निकाल कर रख चुकी थी। फिर अलमारी के करीब आते उसके जूते निकालने लगी थी। इसकी जरूरत नहीं, जूते मैं खुद निकाल सकता हूँ। मेरे जूतों को हाथ मत लगाया करो। वो खुद ही अलमारी से जूते निकालते हुए बेड पर आकर बैठा था। बैठ जाओ। इसे खड़े देखकर वो फिर से बोला, तो नूरम ने एक नजर से देखा, फिर सामने सोफे पर बैठ गई। इसके साथ बैठने की तो तुक ही नहीं बनती थी। देखो नूरम, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन इसमें तुम बेकसूर साबित नहीं होती। फिर भी तुम पर तुम्हारा गुनाह साबित भी नहीं हो रहा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी नॉर्मल हो जाओ। तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बड़ी बहू। मैं नहीं चाहता कि घर के किसी भी बड़े के लिए हम दोनों की जात मौजू गुफ्तगू बने। वो जैसे से समझा रहा था। तुम्हें बाहर जाना है, तुम जा सकती हो। वो अपनी बात खत्म करता उठकर अपने बालों में ब्रश करने लगा था, जबकि नूरम भी कमरे से बाहर निकलने लगी थी।
लेकिन जा ना पाई। वो पलटकर इसके सामने आ चुकी थी। आंखों में आंसू थे, जबकि आंसू के साथ साथ अपने लिए नफरत को महसूस करता वो अजीब तरह की कैफियत का शिकार हो गया था। क्या हुआ, कुछ कहना है? इसे यूं अपने आप को देखते पाकर वो ब्रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख रहा था। हाँ, कहना है। वो क्या कहा आपने? मेरा गुनाह मुझ पर साबित नहीं हो पा रहा, इसीलिए आप मेरे साथ नरमी बरतना चाहते हैं। तो बज़म साहब किसी तरह की नरमी तो बरसम साहब किस तरह की नरमी बरतेंगे आप मेरे साथ? क्योंकि जो तकलीफ आप मुझे दे सकते थे वो तो दे ही चुके हैं। मेरा गुनाह मुझ पर साबित नहीं हुआ था कि आपने मेरी आबरू को निकाह के नाम पर तार तार कर दिया। आप मुझ पर नरमी दिखाएंगे? इंसान है या हैवान, आप में समझ नहीं पा रही। इस कमरे में आपसे खौफ आता है मुझे। रात में इस बिस्तर पर जब आपकी सांसें गूंज रही होती हैं, घुटन होती है मुझे कि मेरी रूह को कायल करने वाला दरिंदा मेरे साथ सो रहा है और मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और कौन सी नरमी दिखाई है आपने मुझ पर? अब तक जो आप मेरे गुनाह साबित होने का इंतजार कर रहे हैं। बरसम साहब, 1 साल का वक्त दिया था ना आपने मुझे आपकी औलाद पैदा करने के लिए। मैं आपको 1 साल का वक्त देती हूँ, मेरा गुनाह साबित करें। 1 साल के बाद मैं अपने इस गुनाह की सजा पूरी करूंगी जो मैंने कभी किया ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, 1 साल के बाद यहाँ से जाते जाते मैं आपको ऐसी सजा देकर जाऊंगी जो आप सारी जिंदगी सहेंगे और पछताएंगे। तुम सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रही हो नूरम। एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी में वो सब कुछ नॉर्मल होता है, होगा नॉर्मल आपकी दरिंदगी सहने वाली बीवी मिराल के लिए, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। लूटा है आपने मुझे, बर्बाद किया है। मरते मरते बच गई मैं। काश मर जाती तो दोबारा से आपको अपनी आंखों के सामने देखने की तकलीफ न सहती। और अगर मैं आपकी दरिंदगी सहकर जिंदा बच गई हूँ तो यकीनन आने वाले 1 साल में आपका बच्चा पैदा करके भी जिंदा बच ही जाऊंगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने और आपके इस जबरदस्ती के रिश्ते को जायज का टैग देने की कोशिश करने के बजाय अपना मकसद पूरा करें। मुझे नहीं चाहिए आपकी नरमी। जैसे कह रहे हैं वैसे ही रहे, जैसे रह रहे थे वैसे ही रहे। 1 साल तक मर कर या जी कर ये तलक निभा लूंगी। ये नरमी वाले ड्रामे तो आप ना ही करें। आप जैसा कहेंगे वैसा ही रहूंगी। मैं तो अपना लहजे को दुरुस्त करने की भी जरूरत नहीं है। आपका का दा लहजा इस नकली लहजे से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि ये आपकी भूल है कि नूरम को आपके नरम अल्फाज या फिर ये लहजा चाहिए। नूरम को आपसे सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए, और वो आज़ादी मुझे 1 साल बाद आपका बच्चा पैदा करके मिलेगी, या मौत की सूरत में मिलेगी। वो पता नहीं क्या क्या बोलने वाली थी जब अचानक ही बज़म ने इसका चेहरा दबोचते इसे दीवार के साथ लगाया था। बकवास करने के लिए नहीं कहा, नॉर्मल होने के लिए कहा है। और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि नॉर्मल हो जाओ। पहले भी कह चुका हूँ तुमसे, इस कमरे के अंदर की बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से तुम काका के सामने मुझे झटक रही थी, काका को तुम्हारा ये एक्ट काफी हैरान कर गया था। मैं आइंदा करके किसी भी फर्द के सामने तुम्हारी तरफ से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मरो जियो, इस कमरे की हद तक रहो। जो बातें घर के बड़ों के बीच में है, बेहतर है वो बड़ों के बीच में ही रहे। अगर तुम्हारी वजह से घर में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस पैदा हुई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े इसे समझा रहा था। इसका हाथ बेहद नरमी से इसकी गर्दन पर रखा हुआ था। यकीनन ये हरकत इसने इसे तकलीफ पहुंचाने के लिए या डराने के लिए नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो डर गई थी। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ नूरम, बेहतर होगा कि संभल जाओ। 1 साल बाद क्या होना है क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जिस तरह ये शुरू हुआ वो तरीका बहुत गलत है। मैं तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारी मिलाल आपी ने ये बताया था कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड रह चुका है, जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट थी। इसके लिहाज से मुझे यही लगा कि तुम नरमी के काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ सख्ती की और ये मेरी गलती है जिसे मैं कबूल करता हूँ, और मैं इस रात के लिए शर्मिंदा भी हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मिराल आपी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो अपने लबों पर हाथ रखती सिसक उठी थी। सिसक उठी थी। इस औरत ने तो और भी बहुत कुछ बता के रखा था मुझे, लेकिन फिलहाल इन बातों को एक तरफ रख दो। मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की, इसकी माफी मांगता हूँ। बाकी आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि नूरम वही जमीन के साथ बहती चली गई थी। बज़म के अल्फाज ने इसे बेतहाशा तकलीफ पहुंचाई थी। मिराल इसके लिए इसकी सकी बहनों से भी बढ़कर थी, और वो इसके लिए ऐसा सोचती थी, ये सोचकर ही वो तकलीफ से मरे जा रही थी। नहीं 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 दूंगी, ये मेरी है, मैं नहीं दूंगी। काका तो लड़ने मरने को तैयार थी जब ममरश ने आहिस्ता से इसकी गोद से बेबी को उठाया था। सिर्फ थोड़ी देर के लिए यार, वो चाची है, थोड़ा हक तो बनता है ना इसका। इसने प्यार से काका को समझाते हुए बेबी को नायरा की गोद में ला रखा था। तन्हा लगा दे मेरी अक्का, आपकी बेटी को एक ही गोद से दूसरी गोद तन्हा लगा दे मेरी अक्का, आपकी बेटी को एक की गोद से दूसरे की गोद में ट्रांसफर करना आपसे यही मेरी ड्यूटी है। वो वारिद को अंदर दाखिल होते देखकर बोला था, जबकि वो मुस्कुराते हुए काका के करीब आकर बैठ गया था। अद्दू बड़ी होकर क्या बोलेगी अपनी नायरा पुप्पो को? पुप्पो बोलेगी क्या मेरा प्यारा सा बच्चा? पुप्पो बोलेगा मुझे। वो इसके कान के बेहद करीब बहुत आहिस्ता बोल रही थी, जबकि काका तो आधी झुकी हुई थी इधर। चोट पकड़ा गया का मैंने अपने कानों से सुना है। इसने अभी बोला नायरा को अद्दू फुप्पो बोलेगी बड़ी होकर। आप तो कह रहे थे कि चाची बोलेगी। लाओ मेरा गुड्डा, मुझे वापस करो। मैं नहीं दे रही, पुप्पो सिर्फ मैं हूँ। वो जो
वो जो मोमरश के बहलावे में आ गई थी कि वो बेबी की फुप्पो नहीं बल्कि चाची है, फिर से लड़ने मरने को तैयार हो गई थी। जिस पर मोमरश ने घूरकर नायरा को देखा था। वो अपनी डीलिंग से फिर रही थी। अरे नहीं नहीं, मैंने फुप्पो नहीं बोला था, मैंने चाची बोला है। पूछ लो अदू से, पूछ लो अदू बेबी, मैंने चाची बोला था ना, फुप्पो नहीं बोला था ना। वो नहीं बता सकती, मेरे पास अपने कान है। काका ने बगावत की थी। नहीं, ये बताएगी। मैंने इसके कान में बोला है तो यही बता पाएगी ना। और वैसे भी हम दूर दूर की गवाहियां कबूल नहीं करते। मैंने चाची बोला था। वो अपनी सफाई देने लगी थी जबकि माँ बेगम इसकी बेशर्मी पर अपने कमरे से निकलती से घूर रही थी, जो कितने धैर्य से खुद को चाची चाची कहलवा रही थी। इतना ही चाची बनने का शौक है तो बड़े अब्बा के कमरे में रुखसती पर रोना धोना मचाने क्यों गई थी। वो इसे देखते हुए बोली तो जहां मोमरज के लब मुस्कुराए थे वहीं वारद ने आहिस्ता से इसकी गोद से अपनी बेटी उठाई और अपने कमरे का रुख किया था। जिस तरह वो बौखलाए हुए अंदाज में खुद को चाची चाची कह रही थी, इन सबको यकीन था आज इसकी शामत पकी है। इन दोनों में बेतहाशा खास रिश्ता था। फिर भी फिलहाल इस रिश्ते के हवाले से अगर घर के बड़े बात नहीं कर रहे थे तो बच्चों को भी कोई हक नहीं था। मेरी बेटी की मम्मा बहुत गंदी है, हर वक्त कमरे में घुसी रहती है, लेकिन मेरी बेटी खुद आ जाएगी अपनी मम्मा से मिलने के लिए, है ना मेरी अदू? आ जाओ, लो मिल लो अपनी मम्मा से। वो सुबह फजर का गया हुआ अभी लौटा था और फिर घर आते ही सबसे पहले अपनी बेटी चाहिए थी, जिसे जीनत के सामने रखते हुए वो इस पर झुककर से बातें कर रहा था, जबकि जीनत भी इन दोनों को मुस्कुराते हुए देखती अपनी थोड़ी को दोनों हाथों में रखे इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। देखा कैसे एक ही दिन में अपने बच्चे को संभालना सीख लिया मैंने। क्या कमाल का बाप हूँ मैं, बल्कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट फादर हूँ। है ना है ना लाडो? बाबा सबसे बेस्ट है ना? जी नहीं, मैं नहीं मानती आपकी बात को, क्योंकि अद्दू के बाबा से कहीं ज्यादा अद्दू खुद बेस्ट है। और अद्दू भी इस बात से एग्री करती है। इसने नरमी से आदिया के रुई से गाल को हाथों से छुआ तो इसके हाथों का लम्स महसूस करके इसके लब हल्का सा मुस्कुराए थे। ये मुस्कुरा रही है, देखो जीनत, अद्दू मुस्कुराई अभी। बस के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर जैसे जी उठा था। कल से लेकर अब तक वो पहली दफा मुस्कुराई थी, और इससे भी कहीं ज्यादा खुशी की बात यह थी कि वो अपना बाप का चेहरा देखते हुए मुस्कुराई थी। अब वो मुस्कुराई अब वो मुस्कुराहट थी या कुछ और, वो समझ नहीं पा रही थी। अब एक दिन की बच्ची की मुस्कुराहट कैसी हो सकती है, लेकिन इसके छोटे छोटे लब मुस्कुराहट की सूरत में ढले हुए थे। हाँ, शायद इसे मेरी उंगली से गुदगुदी हुई है। मैं फिर से करूं? वारद के एक्साइटेड होने पर वो भी एक्साइटेड हो गई थी। दोबारा से इसका गाल छूने लगी तो वो पहले की तरफ इसे मुस्कुराई थी। अच्छा, अब मैं ट्राई करता हूँ। वो अपने हाथ की दो उंगलियां बिल्कुल जीनत के अंदाज में इसके गाल पर रखी तो अब की दफा इधर कोई असर नहीं हुआ था। हथौड़े की तरह सख्त थी आपकी उंगलियां, कैसे मुस्कुराएगी? इसे गुदगुदा इसे गुदगुदी ही नहीं हुई, ऐसी उंगलियों से गुदगुदी होती है। वो अपना हाथ इसके चेहरे पर फेरते खिलखिलाई थी। कोई बात नहीं, अगर फिलहाल मेरी उंगलियों के लम्ब से मेरी बेबी को गुदगुदी नहीं हो रही तो क्या हुआ, मेरी बेबी को मम्मा को तो होगी ना। वो एक झटके से खींचकर अपने करीब करता इसके पेट को गुदगुदाने लगा था। फारिद नहीं ना, प्लीज देखें, अदू मुस्कुरा रही है, वो खिलखिलाते हुए बोली थी, जबकि कमरे के खुले दरवाजे से आवाज बाहर तक जा रही थी। और ये आवाज सामने वाले कमरे में रिदा को आग लगाने के लिए काफी थी। वो अपनी कंडीशन का एहसास किए बगैर तेजी से अपने कमरे से निकलती इनके कमरे में आ गई थी। नायरा और काका अब तक बाहर बैठी लड़ रही थी जब इसे जाते देखा, जबकि वो कमरे के अध खुले दरवाजे से अंदर आ गई थी। यूं इसे देखते ही हमेशा की तरह वारद का पारा हाई हुआ था। और रियली सॉरी, मैं गलती से बिना इजाजत के आ गई। दरवाजा खुला था, मुझे लगा नहीं कि आप लोग इस तरह के मोमेंट शेयर कर रहे होंगे। खैर, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई थी, इसे भूख लगी है। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए इनके करीब से आदिया को उठाती बाहर निकल गई थी। ये अंदाज इंतहाई लापरवाह था। वो जिस तरह से बात बात पर इसको उठाए वो जिस तरह से बात बात पर इसको उठाने के लिए एहतियात करते थे, रिदा ने ऐसी कोई एहतियात नहीं की थी। वो कमरे से निकली तो वारिद के पीछे आया था। ये क्या कर रही हो तुम? आराम से उठाओ इसे, वो बच्ची है, छोटी है। वारिद इसकी बेहतियाती पर दहाड़ कर इसके पास आया था, जबकि अदू रोने लग गई थी। वारिद, मैं माँ हूँ इसकी, मुझसे ज्यादा कौन एहतियात कर सकता है इसकी? जब से ये दुनिया में आई है आप सब लोगों ने तो इसे खिलौना ही बना लिया है। ये मेरी औलाद है, कम से कम मुझे देखने की तो इजाजत दें। मैं क्या सिर्फ इसे दूर पर आने के लिए ही रह गई हूँ? कभी कोई उठा रहा है, कभी कोई दूसरा उठा रहा है। मुझे कोई हक नहीं है क्या इसे अपने पास रखने का? जरा सा से उठाकर बाहर क्या ले आई हूँ, आप मुझ पर चिल्लाने लगे हैं कि मुझे बच्चा उठाना नहीं आता। हद है, अगर मुझे पैदा करना आ गया है तो बच्चा उठाना भी सीख जाऊंगी। मेरी औलाद है, जैसे मर्जी रखूं इसे। कोई मुझसे सवाल करने का भला कोई भी नहीं होता। इसने आदिया की रोने की परवाह किए बगैर बिल्कुल वारद के अंदाज में ही इसे जवाब दिया था। वो समझ चुकी थी ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि वारद की कमजोरी है जिसे वो जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकती है। जवाब दे वो वारद को जवाब देती अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि काका नायरा तो हम में शर्मिंदा हो रही थी। हकीकत तो यही थी कि वही इस बच्ची को किसी को देने को तैयार नहीं थी। शायद वो जरूरत से ज्यादा ही बच्ची को लेकर टची हो रही थी। काका नायरा, अब जब तुम रिदा की इजाजत नहीं होगी तुम दोनों बच्ची के पास नहीं जाओगी, माँ बेगम ने इन दोनों को देखते हुए कहा था, जबकि वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामते उदासी से कमरे की तरफ चली गई थी। जबकि वारद माँ बेगम का हुक्म सुनते हुए रिदा के पीछे कमरे में जाने लगा था। वारद, तुम नहीं जाओगे इसके कमरे में, वो माँ है,
वो माँ है इसकी, इसका भी कुछ हक बनता है। आदिया की दुनिया में आने की खुशी में शाम को बड़े अब्बा ने गरीबों को खाना खिलाने के लिए बड़ी मस्जिद में बुलाया है। तुम जाओ आराम करो, शाम को तुम लोग वहां जाओगे, काफी काम होगा। जाओ बेटा। वाले को इसी तरह खड़े देखकर माँ बेगम ने फिर से कहा था। अंदाज समझाने वाला था, जबकि वो उल्टे कदम वापस आता जीनत के कमरे में दाखिल होता दरवाजा बंद कर गया था। इसका मूड इंतहाई ऑफ था। जीनत ने फौरन के पीछे कमरे में न जाने का फैसला किया था, लेकिन माँ बेगम के इशारे पर वो फिर से कमरे की तरफ चली गई थी। गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन इसका जख्म काफी गहरा है। डॉक्टर ने इसे कुछ दिन तक अस्पताल में ही रखने के लिए कहा था। इसके लिए हाथ गार्ड का इंतजाम करवाया गया था। इन्फॉर्मेशन पर पता चला था कि हमला सिर्फ और सिर्फ एला पर ही किया गया था। इन लोगों का मकसद एला को ही मारना था। सर, अगर हम रेशम भाई के कोठे पर जाकर इस बात की तहकीक करते हैं तो वो उल्टा रेशम भाई आप पर भी हावी हो सकती है। इस लड़की की आप लोगों ने अपने पास छुपा कर रखा हुआ है। रेशम भाई ने इस लड़की को काफी बड़ी रकम में खरीदा था और इस लड़की ने भी कुछ पेपर्स वगैरह साइन कर रखे हैं, जिसमें इस लड़की ने अपने आप को रेशम भाई के हवाले कर रखा है। अब इस बात का तो पता नहीं कि वो कागजात जबरदस्ती बनवाए गए थे या इस लड़की ने अपनी मर्जी से ही साइन किए थे, लेकिन रेशम भाई इस लड़की पर पूरा हक रखती है। अगर ये कहा जाए कि इस लड़की ने इसे कि अगर कहा जाए कि रेशम भाई ने इसे इसी लड़की से खरीदा है तो गलत नहीं होगा। इस लड़की ने अपने आप को 1 लाख रुपए की रकम के बदले में बेच रखा है और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 1 साल का है। रेशम भाई ने पक्का कागजी काम करवा कर रखा है। अगर हम रेशम भाई से इस तफ, अगर हम रेशम भाई से इससे अगर हम रेशम भाई से इस बारे में तफसीलात पूछते हैं तो वो उल्टा आप पर केस करेगी कि आपने इसकी खरीदी हुई चीज को खुद के पास छुपा कर रखा हुआ है। और सर, मुमकिन है कि बात बाहर निकल जाए तो आपकी सियासत की सीट पर भी बुरा असर पड़ सकता है। पुलिस वाला इसे तफसील से बता रहा था, जबकि करीब खरा सियान भी इसकी बातों को सुन रहा था। इसका मतलब है कि रेशम भाई दोबारा से इस लड़की को जान से मारने की कोशिश कर सकती है। हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं शाबिर भाई, आप इस लड़की को किसी और मुल्क में भेज दें। नहीं ध्यान, इस लड़की को किसी चीज़ की समझ नहीं है। इसे ना तो हमारी ज़ुबान आती है और ना ही इंग्लिश। इसे सिर्फ अपनी ज़ुबान समझ में आती है और अगर हम इसे वापस इसके मुल्क में भेज देते हैं तो कोई और इसे भेज देगा। वो दोबारा से किसी ना किसी के हाथ चढ़ जाएगी और अगर किसी और मुल्क में भेजते हैं तो वो अकेली सर्वाइव कैसे करेगी? ये अपने मुल्क में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। वो परेशानी से बोल रहा था, जबकि इसकी सिक्योरिटी इसने बहुत हाई कर ली थी। अल्लाह पाक इसके लिए बेहतरी करे, सियान ने परेशानी से कहा था, जबकि शाबिर भी सिर्फ दुआ ही कर सकता था। कैसा बनाया है मैंने? अच्छा है ना दिखने में? दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। वो काफी खुश लग रही थी अपनी प्यारी रसोई बनाकर। हाँ ठीक है, खीर बनाना कौन सा मुश्किल काम है जो इतना उछल कूद कर रही हो? अमना बेगम ने कहते हुए कटोरी उठाना ही चाहिए थी, फिर ख्याल आया कि ये लड़की सोच से ज्यादा ही चालाक है। यार मैं सुसान अंदाज में अचानक ही कटोरी इनके हाथ से छूटते हुए रूहा के पैर पर आ गिरी थी। वो चेहरे पर हैरानगी और परेशानी लिए जरा पीछे होती अपनी मुस्कुराहट रोक गई थी। अचानक गर्म खीर से भरी हुई कटोरी पांव पर गिरते ही वो चीख उठी। इसकी चीख सुनकर अंदर दाखिल होने वाला सबसे पहला इंसान मुजावर था। रूहा, रूहा क्या हुआ है? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तुम रो क्यों रही हो मेरी जान? क्या हुआ है तुम्हें? कहीं पर चोट लगी है? तुम्हारा तो सारा पैर जल गया है। कैसे? आपकी वजह से। इसने पीछे खड़ी अमना बेगम को देखा जो नफी में सर हिलाने लगी थी। इस घर में मुलाजमों की फौज कम पड़ गई थी काम करने के लिए, जो आप मेरी बीवी से काम करवा रही हैं, किसकी इजाजत से इसे किचन में लेकर आई हैं? वो बोला नहीं बल्कि गरजा था। अमना बेगम तो लम्हे में पीछे हटी थी। बेटा मैं तो क्या, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को इस तरह के काम देने की? अगर आप जीनत भाभी से ये सब कुछ नहीं करवा पाई तो क्या मेरी रूहा आपको मुफ्त की नौकरानी लगती है जो आपके काम करेगी? आज के बाद अगर मेरी रूहा से किसी ने ऊंची आवाज में भी बात की तो मैं लिहाज नहीं करूंगा अमना बेगम। बेटा, मेरे हाथ से गलती से गिर गया था। अमना बेगम परेशानी से इसके गुस्से से खौफजदा होते हुए कहने लगी थी। गलती से? 35 साल से इस घर में आपके हाथ से बर्तन नहीं गिरा और आज आपसे ये गलती हो गई। आप मेरी रूहा से दूर हो रहे हैं तो बेहतर होगा। खबरदार, जो मेरी बीवी की तरफ आपने अपनी साजिशों का रुख भी किया, मैं लिहाज नहीं करूंगा। मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ। और तुम? वो बेहद गुस्से से रूहा की तरफ बढ़ा था, जिसकी आंखों में तकलीफ से आंसू देखता अचानक इसका गुस्सा बैठ गया था। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। आओ मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। मेरा बाबू, रोना मत, अभी आराम मिल जाएगा मेरी जान। वो बेहद नरमी से इसका माथा चुमता अचानक इसे अपनी बाहों में उठाता किचन से बाहर निकल गया था। इसका ये अंदाज देखकर बाहर बैठे बड़े अब्बा को थोड़ी हैरानगी हुई थी, जबकि मैदान खाने में दाखिल होते बज़म ने भी इस जंग को अपनी आंखों से मुलाहिजा किया था। बस देख लिया अपनी आंखों से और आप कहते हैं कि बदले के लिए निकाह करके लाया है। अब अंदर इसके पैरों में बैठा प्यार से मरहम लगा रहा होगा। आप बदले का इंतजार करते रहे। बज़म अपनी अचरक उतार कर वही इनके सामने सोफे पर बैठा बड़े अब्बा का बैठ बरसम अपनी अजरक उतार कर वहीं इनके सामने सोफे पर बैठा तो बड़े अब्बा का कहका बड़ा बेसाख्ता था। शाह साईं, गोली लगती है तो कितना दर्द होता है? वो बेड पर इसके बेहद पास बैठते हुए सवाल करने लगी थी। बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता। इलाम में बहुत हिम्मत है। वो नरमी से इसका माथा चूमते हुए बोला था। इसके मुंह से दर्द की बात अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि किसी जमाने में वो खुद इसे दर्द देता था। इसकी आंखों में आंसू देखकर सुकून महसूस करता था। अल्लाह पाक इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मुझे इसकी हालत देखकर बहुत रोना आता है। वो आंखों में नमी लिए बोली तो शाबिनी से अपने साथ लगा लिया था। कहाँ बर्दाश्त होती थी इस लड़की की कोई भी तकलीफ अब इससे।
तुम फिक्र मत करो मेरा चांद, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो थोड़ी बेहतर हो जाए मैं इसे वापस हवेली लेकर आऊंगा। इसे अस्पताल में रखना डेंजरस है, लेकिन हम कब तक इसे इसके घर में छुपा कर रखेंगे? हम कब तक इसे छुपा कर रखेंगे इन गंदे लोगों से? इसकी भी एक जिंदगी है। इसने सारी जिंदगी इस हवेली में रहने के बारे में तो नहीं सोचा होगा ना। असीर ने इसकी सोचों का रुख एला की जिंदगी की जानब किया था। हाँ, ये भी हकीकत थी, वो सारी जिंदगी इसे इस हवेली में कैद तो नहीं रख सकता था। तुम ठीक कहती हो मेरी जान, मैंने सोच लिया है। मैंने एला की जल्द ही किसी से शादी करवा दूंगा, कोई भी अच्छा इंसान जो मुझे इसके लायक लगे। इसके साथ एला की शादी करके इसे किसी ऐसी कंट्री में भेज दूंगा जहां वो दोनों सेफ रहेंगे। एला मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम किसी अच्छे से इंसान के साथ एला की शादी कर देते हैं, जिसके साथ वो खुश रहे और बिल्कुल महफूज भी। हम इसे वापस इन गंदे लोगों के पास नहीं भेजेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो लोग कुछ भी क्यों ना कर लें। हम कभी भी एला की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। वो इसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि इसके जज्बाती अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया था। वो जानता था इतनी जल्दी से एला की शादी करने के लिए एक अच्छा इंसान तो ढूंढना मुमकिन ही नहीं था। तुम ऐसा करो, शाम को तैयार रहना, हम बाहर जाएंगे एला को देखने के लिए। वो इसे देखते हुए बोला तो वो हर रोज ही एला से मिलने जरूर जा रहे थे। इसकी बात पर असीर सिर्फ मुस्कुराई थी। शाह साईं, आपसे एक और सवाल करूं? वो इसके करीब से उठते शाह साईं, आपसे एक और सवाल करूं? वो इसके करीब से उठने के बजाय इसके मजीद करीब होते हुए बोली तो शाबिर के लब्बों पर बेतहाशा दिलकश मुस्कुराहट आई थी। तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने के लिए इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिल में जो भी हो तुम बिला झिझक मुझसे कह सकती हो। शाह साईं, आप रूहा से बहुत नाराज है ना? आप इससे बात भी नहीं कर रहे, न जाने वो वहां पर किस हाल में होगी। आपने एक दफा इसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, एक दफ़ा इसके बारे में पता नहीं करवाया। न जाने वो लोग इसके साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। वो आदमी मुजावर शाह, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। अगर इसने हमारी रूहा को नुकसान पहुंचाया तो हम तो जानते तक नहीं है कि वहाँ किस हाल में है। शाह साईं, मुझे लगता है हमें सिर्फ एक दफ़ा इसके बारे में पता करवाना चाहिए। अल्लाह ना करे इस आदमी ने रूहा को कोई नुकसान पहुंचा दिया हो। वो बेहद परेशानी से इसे देखते हुए बोल रही थी, लहजे में रूहा के लिए बेतहाशा फिक्रमंदी थी। वो जानता था वो रूहा से बहुत मोहब्बत करती है। ऐसी रूहा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और वो जहाँ है इसे वहीं रहने दो। शाबिर बेहद नरमी से इसे देखते हुए बोला था, क्या मतलब है आपका? आप किस बात का? कैसे इसे वहां रहने दूं? शाह साईं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? रूहा आपकी बहन है, आपको क्या इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा सोचें तो सही। इस आदमी मुजावर शाह ने कुछ नहीं कर सकता। मुजावर शाह इसके साथ कुछ भी नहीं, वो बेतहाशा मोहब्बत करता है रूहा से। जानती हो तुम, बचपन में अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से रूहा जब भी मुझे डांट खाती थी वो आकर मुझे कहा करता था, शाबीर, रूहा को मत डांटो, इसके बदले मुझे डांट लिया करो, लेकिन रूहा को कुछ मत कहा करो। इसकी आंखों की उदासी मुझसे सही नहीं जाती। और तुम्हें लगता है वो इंसान रूहा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? नहीं मेरी जान, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो रूहा से इतनी मोहब्बत करता है कि इसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो रूहा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाओ, रूहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरह शादी वाले दिन वो अब भी मुतमिन ना हुई थी, हाँ इस दिन वो गुस्से में था, रूहा को किसी और के हवाले कर रहा था। ये मेरी गलती है, मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था कि मुजावर रूहा को कभी भी छोड़ेगा नहीं। मैं चाहे इसकी जिंदगी का कोई भी फैसला क्यों न कर लूं, रूहा मुजावर की है और मुजावर की ही रहेगी। मैं अपनी जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले पर आज भी पछता रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। रूहा अपने घर में मुजावर के साथ है, रूहा के हवाले से और किसी पर एतबार नहीं कर सकता। मेरे लिए मुजावर मेरी बहन के लिए सबसे ज्यादा काबिल एतबार इंसान है। चलो अब बातें खत्म करो और अल्लाह को देखने चलने की तैयारी करो। वो नरमी से इसका गाल थपथपाते हुए बोला था, जबकि आसिर भी अब इसकी बात मानते हुए उठ गई थी। रूहा के मामले में इस इंसान पर यकीन करना इसके बस में न था, लेकिन वो क्या कर सकती थी? अगर शाबिर को ही वो मुजावर शाह पर यकीन था, तो अगर शाबिर कह रहा था कि मुजावर एक अच्छा इंसान है, तो शायद इसकी सोच ही गलत थी। इन लोगों ने बहुत ज्यादा इंतजाम कर रखा था डिनर पर। मूसा की मम्मा बहुत क्यूट ही छोटी छोटी बातें कर रही थी। इसे यहाँ लाने से पहले इसके हस्बैंड ने अच्छे से समझाया था कि वहाँ आर्मी के रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, आर्मी से किसी का कोई तलक नहीं है। यहाँ तक कि सद्दाम भी आर्मी में है, ये बात इसने छुपा ली थी। वो लोग डिनर के बाद बैठे करके लगा रहे थे, जबकि वो तीनों अंदर बैठी छोटी छोटी बातें कर रही थी। परिवेश की गोद में इसका छोटा सा बेटा मूसा जरा थोड़ी ही देर में परिवेश के साथ काफी अटैच हो चुका था। मदिया, या तुम अपने मूसा को किसी बहाने तकरीबन 5-6 महीने के मदिया, या तुम अपने मूसा को किसी बहाने तकरीबन 5 महीने पहले मेरी जिंदगी में नहीं ला सकती थी? मैं शादी से इनकार कर देती। मूसा ने कितनी अच्छी खूबसूरत लड़की को खो दिया। आशी बार बार मूसा के गाल चूमते हुए मूसा की माँ मदिया से पूछ रही थी, जो थोड़ी ही देर में इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो भी इन्हीं की तरह अच्छी हासी खुली की तबीयत की थी, खूब हंसती खूब खिलखिलाती। मुझे अंदाजा नहीं था, वरना कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा नहीं था, वरना कहीं ना कहीं तुमसे टकरा ही जाती। मैं इतनी खूबसूरत बहू खोकर बहुत पछता रही हूँ। वो बिल्कुल इसी के अंदाज में बोली थी। बिल्कुल पछताने की जरूरत नहीं है, अभी भी कोई देर नहीं हुई। मैं शादी के साथ एक आधा एक्स्ट्रा अफेयर हैंडल कर सकती हूँ। वो मूसा के दोनों गाल चूमते हुए बोली, जिस पर वो खिलखिलाया था। जब जब आशीष के पास आती वो बार बार
परिवेश के कंधे से चिपकता, इसे भी खिलखिलाने पर मजबूर कर रहा था। ये छोटा सा बच्चा थोड़ी ही देर में इन लोगों को पूरी तरह से अपनी तरफ मतवज्जो कर चुका था, जो ना सिर्फ बहुत क्यूट था बल्कि बहुत ज्यादा शरारती भी था। लेकिन इसकी ये छोटी छोटी शरारतें आशी और परी दोनों के लिए भी बहुत अजीज थी। वो लोग सारा दिन नहीं रुके थे, चाहे मुझे अंदाजा नहीं था, वरना कहीं ना कहीं तुमसे टकरा जाती। मैं भी इतनी खूबसूरत बहू खोकर बहुत पछता रही हूँ। वो बिल्कुल इसी के अंदाज में बोली थी। बिल्कुल पछताने की जरूरत नहीं है, अभी भी कोई देर नहीं हुई। मैं शादी के साथ एक आधा एक्स्ट्रा अफेयर हैंडल कर सकती हूँ। वो मूसा के दोनों गाल चूमते हुए बोली, जिस पर वो खिलखिलाया था। जब जब आशीष के पास आती वो बाहर जब जब आशीष के पास आती वो बार बार परिवेश के कंधे से चिपकता, इसे भी खिलखिलाने पर मजबूर कर रहा था। ये छोटा सा बच्चा थोड़ी ही देर में इन लोगों को पूरी तरह से अपनी तरफ मतवज्जो कर चुका था, जो ना सिर्फ बहुत क्यूट था बल्कि बहुत ज्यादा शरारती भी था। लेकिन इसकी ये छोटी छोटी शरारत आशी और परी दोनों के लिए ही बहुत अजीज थी। वो लोग ज्यादा देर नहीं रुके थे, चाय के फौरन बाद ही इन लोगों की वापसी का वक्त हो गया था। लेकिन इन लोगों के वापस जाने के बाद भी परी और आशी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मूसा के रिलेटेड ही हो रही थी। मूसा तो जैसे इनकी बातों का हिस्सा बन चुका था।